अस्सलाम वालेकुम। हम अपने वीकली टेक टॉक विद मुदस्सर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एआई और इस सिलसिले में हम मिस अर्जुमन यूनुस के साथ हाजिर हैं। मिस अर्जुमन यूनुस जो हैं वो करंटली पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं एट कॉन्कस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन और इस वक्त गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर फॉर आयरलैंड। इस वक्त तमाम जो बड़ी कंट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हासिल की जा सकती है। इससे पहले ही वॉज पार्ट ऑफ रिकमेंडर सिस्टम ग्रुप जो कि डेटा एनालिटिक्स में काम करता है। ये भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में था। ये को फाउंडर हैं डबलिन चैप्टर ऑफ वुमेन इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंसेज की। She has a passion for projects belonging to theme of data sciences or for social good. So agriculture जो है वो social good है और obviously इस पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा ये गूगल वुमेन टेक मेकर स्कॉलरशिप फॉर यूरोप मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन भी हासिल कर चुकी हैं। इनकी पीएचडी इन्होंने की है कंप्यूटर साइंस में इन 2050 फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड से और गॉल्वे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो से इटली से, और मास्टर्स इनका कंप्यूटर साइंस में है साउथ कोरिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस अर्जुमन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस अर्जुमन, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है। अच्छा, अब बताएं। काफ़ी बेहतर है, शुक्रिया। तो आपका ये ऑफिशियल इंट्रोडक्शन तो मैंने करा दिया, थोड़ा सा अनऑफिशियल आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा, अनऑफिशियल ये है कि शादी के फौरन बाद मैं और मेरे हस्बैंड मास्टर्स करने चले गए थे। तो हम लोग शुरू से ही हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। तो हम वो वाले क्लास के स्टूडेंट्स थे जो हर वक्त पढ़ाई में लगे रहते, लाइब्रेरी में कोई ना कोई रिसर्च आइडिया पे या कुछ ना कुछ करते रहते, प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट। तो इवेंचुअली हमने सोचा मास्टर्स अप्लाई करते हैं और मास्टर्स में हमें स्कॉलरशिप मिल गई। तो शादी के 1 महीने बाद ही हम लोग साउथ कोरिया निकल गए। साउथ कोरिया में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। लाइक दे वर्क, वहाँ पे एकेडमिक्स जो है यूनिवर्सिटी वाले 16 टू 18 आवर्स अ डे वर्क करते हैं। हाँ, इवन बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स मेरी लैब में ऐसे थे जो अपनी डेस्क पे सिर्फ 2 घंटे का नैप लेके फिर दोबारा काम में लग जाते। हाँ, क्योंकि द साउथ कोरियंस बिलीव कि उनके पास कोई एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या कोई और ऐसी नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिसकी बल पे वो आगे बढ़ सके, और उनका मुकाबला है चाइना से। तो ठीक है। उनका मानना ये है कि अगर चाइना से कम्पीट करना है तो टेक्नोलॉजी वगैरह में इतनी मेहनत करनी है कि हम उस इतने बड़े मुल्क को बीट कर सके, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डबल एफर्ट करनी है। ये उनकी पूरी, इसलिए वो लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है। इट्स इफ यू नो अबाउट साउथ कोरिया, यू मे नो कि इट्स द होम ऑफ सैमसंग, एलजी एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो उसके पीछे उनकी एक मेहनत है। साउथ फिर कोरिया उसके बाद दोनों छोटी कंट्रीज हैं मगर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे, और ये और शायद यही उसकी वजह वर्क यही, जो कल्चर है उसकी वजह से। हाँ, बहुत, और स्पेशली आईटी में, टेक्नोलॉजी में दे आर मतलब सुपर डिलिजेंट, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो आप कोरिया से आयरलैंड तक का सफर कैसे, और यहाँ पे आपकी पीएचडी आपकी आयरलैंड से है? अच्छा, हम दोनों को कोरिया से ऑफर थी पीएचडी की। वो प्रोफेसर जहाँ जो था वहाँ पे, वो बेसिकली मास्टर्स में उसने हमें ट्रेन किया पूरे 2 साल। उसके पीएचडी स्टूडेंट्स ने हमें पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एआई टेक्नोलॉजी सब कुछ सिखाया। तो वो ज़ाहिर एक रिसोर्स लूज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पीएचडी स्कॉलरशिप भी हमें ऑफर की थी। बट हमने सोचा कि अगर हमें वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट 8-8 साल से थे एंड हर किसी की डेस्क पे कोई ना कोई मेडिसिन रखी हुई थी। ओह। हमने सोचा अगर बीमार होना है और कोई फैमिली लाइफ स्टार्ट नहीं करनी तो साउथ कोरिया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसलिए फिर हमने यूरोप में इधर उधर अप्लाई करना शुरू किया। फ्रांस में भी किया था। वो तब किया था जब प्रोफेसर के पास ही थे, तो उस प्रोफेसर ने जो है कोरियन प्रोफेसर को लिखा रिकमेंडेशन के लिए, तो उसको पता चल गया। तो उसने कहा कि जी ऐसा ऐसा है। फिर हमने कहा कि देखो, हमें पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं, कोशिश करेंगे, बट हमारी फैमिलीज भी हैं पीछे। वो समझ गया, खैर ही वॉज वेरी लविंग, बिल्कुल फादर फिगर की तरह था वहाँ पे जो प्रोफेसर था। माशाल्लाह। फिर खैर यहाँ आए और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, 2 चाहिए थी। लोगों को एक नहीं बिल्कुल। मिलती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह
दोनों को मिल गई तो हम लोग फिर यहाँ मूव हो गए। सही। तो यहाँ पे आपका जो काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हम इस टॉपिक पे बाद में आएंगे कि आप एग्रीकल्चर पे क्या एआई करें। हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और तो आप कुछ एआई को लेमैन टर्म्स में बताएंगी कि ये एक आम आदमी के लिए एआई क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई कि हमें जो है, क्या हमारा इंसान पे ट्रस्ट खत्म हो गया या इंसान की प्रोडक्टिविटी हमें तंग करने लगी कि हमने जो है वो कंप्यूटर, हमने मशीन पे अपनी जो है अपना फ्यूचर जो है वो मशीन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है कि मशीन हमारा फ्यूचर है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एआई इज कंपोज ऑफ टू टर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत। जहीन तो आज भी ह्यूमन ही मशीन से ज्यादा है और रहेगा मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं ठीक हो है। सकता कि इंसान की इंटेलिजेंस को कभी भी मशीन बीट कर सके। एक चीज अल्लाह ताला की बनाई हुई है, हमारा दिमाग। इवन न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उसकी इंस्पिरेशन इंसान इंसान के दिमाग से आई है। द थिंग इज, बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजीज में अंदर अंदर कंप्यूटेशंस हो रही होती हैं, कैलकुलेशंस, मैथ्स हो रही होती है। अगर मैं आपको किसी के दुकान पे बिठा दूं और आपने वो करना है, सेल्समैनशिप करनी है, आपके पास लोग आते हैं कुछ खरीदने, तो आप वो वाली कैलकुलेशंस तो विदाउट कैलकुलेटर बाय हैंड जल्दी जल्दी कर लेंगे अपने अपने दिमाग में। लेकिन लेट्स से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, इतनी जल्दी इतना स्टॉक आ रहा, 10 लाख का, 10 लाख 12 हज़ार, ये वो, आप स्लो पड़ जाएंगे। मशीन इस चीज में बहुत तेज है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो वाली सब फील्ड है मशीन की कैलकुलेशंस की, जिसमें आउटपुट वैसा प्रोड्यूस होता है जो इंसान प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज़ आर्टिकल है। अब उस न्यूज़ आर्टिकल में न्यूज़ फेक है या रियल है, ये मैं और आप तो आराम से बता सकते हैं। लेट्स से आज एक न्यूज़ आती है कि पीएम ऑफ आईके इज इन हॉस्पिटल, पीएम ऑफ पाकिस्तान आईके इज इन हॉस्पिटल। ठीक है, हम फौरन कह देंगे ये फेक न्यूज़ लग रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा कुछ कल तक तो सही थे, अचानक से क्या हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे न्यूज़ को, लेकिन अगर फिर ये लगेगा कि जी इंडियन अखबार है, हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इंडिया का और पाकिस्तान का, मशीन को तो नहीं पता। तो और हमें पता है इंडियन न्यूज़पेपर्स कौन से, मशीन को ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है अपने एल्गोरिथम में, तो वो जाके इंटेलिजेंट बनता है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेक सेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और जो शायद एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये क्या चीजें हैं, इनमें क्या फर्क है? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म कॉइन की गई है ना, ये कंप्यूटर साइंस से नहीं आई थी। अच्छा। ये बहुत सारी फील्ड्स ने मिल के डिवाइस की थी। सोशल साइंस हो गई, फिलॉसफी हो गई, कोग्निटिव साइंस हो गई, ये सारी साइंसेस, इन्होंने बैठ के एक हाइपोथेटिकल बनाया कि सारे काम जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं इजीली, क्या मशीन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं सारे के सारे। वो एक क्या कहते हैं, ड्रीम था। मशीन लर्निंग जो है एक सब फील्ड है, एक बहुत छोटी सी ब्रांच है विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से आप क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है? मैंने पीछे एग्जांपल दी, फेक न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आपके पास। लेट से आपके पास 1000 आर्टिकल्स हैं, जिनमें से 800 रियल हैं और 200 फेक हैं। अब हम मशीन को 200 नए आर्टिकल्स देते हैं और उनमें से कुछ फेक हैं और कुछ रियल न्यूज़ है। वो जब अपनी प्रीवियस 1000 की बेसिस पे लर्न करके नए वालों को क्लासिफाई करेगी, तो उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या है? लेट्स से कराची का एक एरिया है जहाँ पे हाउस प्राइसेस की लिस्ट आपने मशीन को फीड करा दी। ठीक है, गुलशन की, पीएसएच की, डीएचए की, और साथ में और कुछ फीचर्स भी दे दिए, इलाके में स्कूल्स कितने हैं, इलाका पॉश कितना है, इलाके में ट्रैफिक कितना रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, थिंग्स लाइक दैट। तो और साथ में प्राइस भी फीड कर दिया। अब नए हाउसेस आप देते हैं और साथ में वो फीचर्स भी बता देते हैं, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस हाउस की ये प्राइस होगी, इस हाउस की ये प्राइस होगी। इसको रिग्रेशन कहते हैं। ये चीज है मशीन लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? एक एक चीज होती है, मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, बहुत सारी तरह के इन सब की लाइब्रेरीज आती हैं। एक होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कुछ नहीं है, एक लूप है सिर्फ। आपने इनपुट दिया,
मल्टीपल न्यूरॉन्स को। हमारा जो ब्रेन है ना, हम्म। फॉर एग्जांपल हमें चोट लगती है, तो हमें थोड़ी देर बाद हम कहते हैं आउच। अब हमें चोट लेट से हाथ पे लगी, हमारे मुंह से निकला आउच। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब चोट हाथ पे लगी तो उस हाथ से जो कनेक्टेड न्यूरॉन्स थे उसने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन वाले न्यूरॉन्स ने जो कनेक्टेड थे माउथ से, उसने बोला आउच। तो यही ओके। सेम, हाँ यही सेम टेक्नोलॉजी न्यूरल नेटवर्क में अपनाई गई। अब जब बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ दिया, लाइक थाउजेंड्स एंड मिलियंस को, वो बन गया डीप लर्निंग। दैट्स इट। इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी जो इजीली यूज हो सकती है। सिंपल एक आप तीन चार लाइंस, तीन चार तो नहीं खैर, वेल 10 लाइंस ऑफ कोड, 100 लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं और उसको कॉल कर लेते हैं। वो कुछ टास्क को अचीव करने के लिए। एआई इज मोर थ्योरेटिकल ओके। देन प्रैक्टिकल। तो रोबोटिक्स भी जो है वो एआई की ब्रांच है? जी बिल्कुल, रोबोटिक्स एआई की ब्रांच है, बट उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है। दैट्स द थिंग। बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजी, हाँ जी प्लीज। बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजी सॉफ्ट है। फॉर ओके। एग्जांपल ये जो फेक न्यूज क्लासिफिकेशन हो गई, इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। ये पूरा एक ब्रॉड एरिया है। ये सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, इसमें हार्डवेयर नहीं इन्वॉल्व, लेकिन रोबोटिक्स में हार्डवेयर भी आ जाता है, एम्बेडेड सो सिस्टम्स। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी जो है वो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में से आती है? बिल्कुल, लेकिन वो किसी भी हार्डवेयर पे लग सकती हैं। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हैं, पोर्टेबल है, कहीं भी अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम डीप लर्निंग की है हम्म। वो ये है कि वी नीड सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर फॉर इट, जीपीयूज, जो बहुत ज़्यादा हीट भी डिसिपेट करते हैं। लाइक मैं अपने आम कंप्यूटर पे डीप लर्निंग नहीं कर सकती। ठीक मैंने है। एक सर्वर बाय किया हुआ है और पर आवर कंप्यूटेशन के मुझे उसमें कुछ पे करने पड़ते हैं। तो डीप लर्निंग इज नॉट कि हर कोई कर सके। इट्स अ वेरी, मतलब आपको रिसोर्सफुल ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा मशीनें चाहिए होती हैं, जीपीयूज वो भी। इसलिए पाकिस्तान में ये काफ़ी पीछे रह गई है। वी डोंट हैव दैट गुड मशीन्स। लेकिन एआई में शायद एक जनरल चैलेंज ये है कि चाहे आप जिसकी उसकी जो भी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्डवेयर रिलेटेड हो, वो रिसोर्स हंग्री है। वो आपकी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है बहुत आराम से कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने लैब्स बनाई हैं। मैं अदर डे किसी कंपनी से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ लैब्स बनाई हैं इस तरह की, जहाँ पे आप जो है वो इन गैजेट्स के साथ और इनके साथ काम कर सकते हैं। हम बिल्कुल। एआई की अप्लाइड एरियाज पे, व्हाट इज द वर्ल्ड डूइंग इन एआई एट द मोमेंट? हर जगह एआई का धूम है कि एआई है एआई है, तो ये सब क्या हो रहा है और लीडिंग एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? अच्छा, एक तो मेरी जो पुराना एरिया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हेट स्पीच डिटेक्शन। आप कुछ लगाते हैं फेसबुक पे, कुछ लोगों को कंप्लेन होती है, अगले 2 दिन बाद जो है अगर हमने कुछ ऐसा कंटेंट लगाया है जो लाइक कंट्रोवर्शियल था, इवन फ्रांस पे लोग लगा रहे थे अभी कुछ, तो फेसबुक 2 दिन में ही रिमूव कर देता। अब फेसबुक क्या बैठ के सबकी पोस्ट मॉनिटर करता है कि किसने क्या डेफिनेटली लगाया? नॉट। एक एक बंदा, कोई बंदा बैठ के पढ़ता तो नहीं है ना एक एक चीज, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं। सो दिस इज ऑल एआई। वो हेट स्पीच डिटेक्शन कर रहे हैं यूजिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, कि ऑलरेडी ट्रेन डेटा है और उसकी बेसिस पे नए डेटा को वो क्लासिफाई करते हैं। एक तो इस यहाँ बहुत यूज हो रही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। दूसरा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन, ये जो आपके पीछे दरख्त है, लेट्स से कंप्यूटर इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें से वो वाले दरख्त कौन से हैं जो ऑटम के हैं, वो कौन से हैं जो समर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इस तरह की टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर विजन बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। इवन ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन, आप जो है एग्जाम पेपर्स पहले मैनुअली चेक होते थे, आज भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कुछ एमसीक्यू बेस्ड आप सिर्फ मशीन को फीड करा दें, वो रीड कर लेगा कि कहाँ पे डॉट लगा हुआ है, कहाँ पे ABCD लिखा हुआ है। ये सब चीज़ों में बहुत आगे आ गई है एआई। अनदर एग्जांपल इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर, जिसमें हम काम कर रहे हैं। डेटा फीड करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि किधर कौन सा फर्टिलाइजर किस तादाद में लगाएंगे, कौन सा क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे कि मैक्सिमम यील्ड आएगी। दिस इज ऑल एआई। वर्ल्ड सबसे ज़्यादा तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आई वुड से नेटफ्लिक्स हो गया। नेटफ्लिक्स इज ऑल एआई। हाउ अच्छा। डज इट नो? आप एक मूवी देखते हो, कल एक और मूवी देखते हो, फिर आपको 3 उसके जैसी और मूवीज के सजेशन आ जाते हैं बेस्ड ऑन योर 2 मूवीज दैट यू वॉच्ड एंड आल्सो रेटेड।
So this is all recommend, ये इसको recommender system technology कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी machine learning use हो रही होती है. This is also AI. Lots of people don't know it कि Netflix is using AI. तो जो फेसबुक ऐड है, गूगल सर्च है, गूगल एड्स है, चैट बॉक्सेस हैं, ये सब भी एआई बेस्ड है? Yes, but not all. चैट बॉक्स अच्छा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो सकती है, डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मैंने कुछ कंपनियों के काम को देखा था, कुछ स्टार्टअप्स के काम को देखा था जो चैटबॉट्स कर रहे हैं. चैटबॉट्स पे सिंपल से आप आंसर्स को फीड भी करा सकते हैं कि ओके कोई भी आए हेलो बोले तो हेलो जवाब देना है, फिर अगला व्हाट डू यू वांट हेल्प इन, उसमें से 3-4 लिस्ट दे दी. वो तो आपने हार्ड कोड इफ्स लगा दिए वो 4-5. तो ठीक है, हाँ, जिसमें वो चार लेकिन दैट्स ऑप्शंस आ जाते हैं और फिर आप सेलेक्ट करते जाते हैं, तो वो उसकी बेस पे मूवमेंट होती जाती है. एग्जैक्टली. लेकिन जो बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म के चैटबॉट्स हैं, उसको अव्वल तो चैटबॉट्स नहीं कहते हैं, कन्वर्सेशनल रिकमेंडर सिस्टम या कन्वर्सेशनल एजेंट्स कहते हैं. ओके आप अगर रिसर्च पेपर सर्च करेंगे इसके बारे में, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, फेसबुक रिसर्च, इन सब की टेक्नोलॉजीज में मिलेगा कन्वर्सेशनल एजेंट्स. ये मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, मोस्टली रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक रीइंफोर्समेंट है. लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग की वो वाली सब फील्ड है जिसमें आप कोई अगर आप करेक्ट प्रिडिक्ट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है आपके एल्गोरिथम को, और ओके इनकरेक्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव स्कोर मिलता है. तो उसकी बेसिस पे वो आगे लर्न कर करके एक, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ह्यूमन सीरी हो गया. Siri is a conversation, is a chatbot, but बिल्कुल. not just a chatbot. It's a उसका प्रॉपर नेम होगा कॉन्वर्सेशनल एजेंट, कॉन्वर्सेशनल एआई है वो. ओके. ये तो ये हमारे लोगों गूगल को. सर्च के उसमें क्या किस तरह है उस पर, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स पर होती है, और सब ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा वो भी रिकमेंडर सिस्टम है. अगर आपने कोई एक चीज एक दफा देख ली है तो वो आपको बार बार उसी चीज उनके एड्स दिखा रहे होते हैं. बिल्कुल. स्पेसिफिकली फेसबुक पे, गूगल एड्स पे यही हो रहा था. अच्छा, एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अब तक अगर आपने कोई एक चीज देख ली है और अगर आपने वो चीज बाय कर ली है, तो उसके एड्स अगर आपके पास आ रहे होते हैं तो दोज एड्स आर एक्चुअली नो मोर, उसकी फर्दर यूजेज नहीं है आपके पास. लेकिन शायद जो इन एआई सिस्टम्स को ये नहीं पता चलता कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, दैट पर्सन इज नो मोर इंटरेस्टेड इन इट. वो इसलिए क्योंकि सारा जो डेटा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास है. ट्रांजैक्शन आपने किसी और वेबसाइट पे की, सर्च हाँ आपने किसी और वेबसाइट पे किया, इसलिए एक हाँ. दूसरे से स्पीक नहीं कर सकते. जब भी आप कोई ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो पहले आपसे परमिशन लेता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन अलाउ, जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का जो आता है शुरू में, जिसको हम एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, वो यही सब कुछ पूछ रहा होता है. अक्सर लोग नहीं भी एग्री करते. अगर आप नहीं एग्री करेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा, वो दिखाता रहेगा. इन माई केस मुझे बहुत अच्छे सर्चेस मिलते हैं बिकॉज मैंने सब चीज़ों को ऑलमोस्ट एग्री किया हुआ है. अमेजोन पे मैं कुछ बाय करती हूँ, तो अगर मेरी ट्रांजैक्शन उस वक्त खत्म होकर नहीं भी जाती है, तो वो 3-4 दिन बाद मुझे ईमेल, मेरा अमेजोन अकाउंट ईमेल कर रहा होता है कि अच्छा वो वाले पसंद नहीं आए, ये वाले देख लो. ओके. लाइक कोई किट का टॉय वगैरह. कभी कभी वो बंदा सोचता है ना, अच्छा यार नहीं बाय करना, अभी छोड़ दो, बहुत महंगे टॉयज हैं. लेकिन वो 3-4 दिन बाद और देखो इससे भी अच्छी अच्छी मॉडल्स आ गए. तो वो सही. कुछ सिस्टम ऐसे, ये सब कुछ. अच्छा, ये रिकमेंडर सिस्टम भी है और पर्सनलाइजेशन कहते हैं इसको. मेरी पीएचडी थीसिस पर्सनलाइजेशन के टॉपिक पे थी. सो बेसिकली अगर आप एक क्यूरी सर्च करेंगे एप्पल, और एक किसान है लेट्स से साहिवाल के किसी गांव खेत में बैठा हुआ, वो सर्च कर रहा है एप्पल, तो उन दोनों को अलग अलग रिजल्ट्स दिखाएगा गूगल. अच्छा, वो फ्रूट एप्पल, आपको टेक कंपनी एप्पल के रिजल्ट्स, ये सब कुछ पर्सनलाइजेशन है. और इन सब और ये भी मशीन. एआई और इस तरह की ये टेक्नोलॉजीज चल रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप पाकिस्तान में एआई का फ्यूचर क्या देखनी है आपने? ऑल्दो अगर मैं आपकी एजुकेशन में देखूं तो मेरे ख्याल में लास्ट 10 इयर्स तकरीबन आप मुल्क से बाहर रही हैं और बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रही हैं. तो क्या इस पूरे पीरियड में आप पाकिस्तान से लिंक हैं कि आप देखनी है कि पाकिस्तान के टेक स्पेस में एआई पे क्या काम हो रहा है? क्योंकि मैंने देखा है लास्ट 2-3 इयर्स में
बहुत सारी इंक्यूबेटर्स और बहुत सारे एक्सीलरेटर्स आ रहे हैं जहाँ पे एआई बेस्ड कंपनीज आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कि क्या वो वाकई एआई पे हैं, क्या उनका वाकई ही पाकिस्तान में या इंटरनेशनल फ्रंट पे उनका कोई यूजेज है कि नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में जो मुझे लगता है ना, मैं फॉलो तो करती हूँ, इवन जब भी पाकिस्तान आती हूँ मोस्टली किसी यूनिवर्सिटी में कोई टॉक देके या स्टूडेंट से मिलके ज़रूर जाती हूँ। और ओके। यहाँ से रह के भी आई एम ऑलवेज ओपन, इफ अगर किसी को पीएचडी के लिए या कुछ भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पर हूँ पाकिस्तान से की जो लड़की स्टूडेंट्स हैं या इवन मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि फीमेल्स को इस फील्ड में ज़्यादा आगे आना चाहिए, बट आई डोंट माइंड हेल्पिंग द मेल स्टूडेंट्स एज वेल। सो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, मुझे 2-3 स्टार्टअप्स या और कंपनीज के नाम भी पता है जो वहाँ इस स्पेस में ओके। काम कर रही हैं। द प्रॉब्लम इज कि सारा का सारा डेटा बाहर से रहा है, हमारे पास अपना डेटा नहीं प्रोड्यूस हो रहा। एआई इज ड्रिवन बाय डेटा, लाइक आई सेड कि मशीन लर्निंग को ट्रेन कराने के लिए पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। जो मैंने फेक न्यूज की एग्जांपल दी थी, 1000 आर्टिकल्स उसके पास होंगे तो उसी से लर्न कर पाएगा वो हमारे पास नहीं है। एक चीज इन कंट्रीज में है, डेवलप्ड कंट्रीज में, कॉल्ड ओपन डेटा इनिशिएटिव्स। इन ओपन डेटा इनिशिएटिव्स के ऊपर रखकर ही एआई सिस्टम्स को बिल्ड किया गया। क्या आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जानते हैं? लेट्स से कराची है, बहुत बड़ा शहर है। एक मेरे पास आइडिया था बहुत पहले, मैंने एक छोटा सा पेपर भी लिखा था, यमी कराची करके। ये वो दौर था जब कराची में स्नैचिंग वगैरह और सिक्योरिटी के हालात हम्म। वगैरह। तो एक ऐसा रेस्टोरेंट रेकमेंडर सिस्टम जो हमें सेफ रास्ता बता दे किसी रेस्टोरेंट तक पहुंचने का, कि कभी कभी किधर ब्लास्ट हो रहा है, किधर ट्रैफिक की सिचुएशन खराब है, स्नैचिंग ज्यादा हो रही है, उस बेसिस पे जो है आपको बता दे, अच्छा अभी करीब वाले में जाओ, अच्छा अभी जा सकते हो दूर वाले में, लेकिन शारा फैसल का रास्ता नहीं लेना, ये रास्ता लेना, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन द प्रॉब्लम इज, इसका डेटा किसके पास है? ट्रैफिक का कौन सा रूट है, ये सब तो गूगल के पास है, हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता। इवन फेसबुक पे हम लोग मैसिव अमाउंट्स में डेटा प्रोड्यूस, हेलो, हेलो अर्जुमन। इवन फेसबुक पे हम मैसिव अमाउंट्स में डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये डेटा हमारे पास हम जहाँ तो फेसबुक के सर्वर्स पर रहा है, हम अपने लोगों को कैसे स्टडी करेंगे जब तक हमारे पास उनका डेटा ही नहीं होगा? हम उनके लिए एड्स कैसे प्रपोज करेंगे जब तक हमारे पास उनका डेटा ही नहीं होगा? तो यहाँ पे जो है ना, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर एआई में बहुत डार्क देखती हूँ। ऑल्दो काम हो रहा है, ऑल्दो, बट अगेन वी आर प्रोड्यूसिंग द लेबर, वी आर नॉट एग्जैक्टली प्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजीज। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपना कोई खुद का एआई प्रोडक्ट निकाला अदर लेकिन देन वो? आप डेटा की बात कर रही हैं जो कि फेसबुक के सर्वर्स पे जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल में हर दूसरे मुल्क का प्रॉब्लम होना चाहिए, यूएस यूके या कुछ जहाँ पे फेसबुक के सर्वर नहीं, क्योंकि डेटा जो है वो तो सेंट्रलाइज सिस्टम में पड़ा हुआ है, जहाँ 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 उनके डेटा सर्वर्स हैं, तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली उन्हीं के सर्वर से फेसबुक से डेटा उठा रही होंगी। अगर उन्हें बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, बहुत अच्छा। इसीलिए ईयू का, मैं ईयू की बात करती हूँ, यूके का तो लेकिन यूके में भी यकीनन ऐसा कुछ होगा, और अभी ब्रेक्सिट के बाद यूके ईयू से सेपरेट हो गया है, तो इसलिए यूके को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं। द थिंग इज, ईयू को अगर आप सर्च करें, इनका एक प्रोग्राम होता है होराइजन 2020, अब उसका नाम चेंज हो गया है होराइजन यूरोप। ओके। इसमें आप, हम जैसे साइंटिस्ट रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं। ओके। उन रिसर्च प्रपोजल्स का बेसिक आइडिया यही होता है कि हम अपना डेटा, जीडीपीआर क्यों पास हुआ था? जीडीपीआर यूरोप के लिए ना, बिल्कुल। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये, और बहुत हद तक चांस है कि फेसबुक अपने ऑपरेशंस कुछ साल में यूरोप में बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगे, या फिर बंद हो जाएंगे ऑल टुगेदर, बिकॉज यूरोप, यस, यूरोप कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसके सिटीजन्स का डेटा यूएसए के सर्वर्स पर जाए। आप ये तो सही एक कह रहे हैं खतरनाक कि बात है। आई मीन डेफिनेटली ऑल्दो के इस वक्त कोई भी बंदा सेफ नहीं है, लेकिन हमारा सारा डेटा अवेलेबल है। इस पॉइंट के आप किस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस वक्त अर्जुमन या मुदस्सिर जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दे डोंट नीड टू कम टू पाकिस्तान एंड दे डोंट नीड टू कम एनीवेयर। वो वहीं बैठे बैठे हमारा सारा डेटा जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली, चैलेंज तो है। पाकिस्तान में जो इशू है ना, अच्छा यूरोप में अभी ये डिस्कशंस होना स्टार्ट हो गए, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। इवन मेरे हस्बैंड की जो लैब है, वो अपना सोशल नेटवर्क प्रपोज कर रहे थे, ओके। सिक्योर, हाँ,
अभी सिर्फ ऑलरेडी ठीक है, हाइपोथेटिकल है, आइडियाज में है, रिसर्च पेपर्स के अंदर है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. पाकिस्तान में तो ये सोच ही नहीं है. That's the main problem. Fair enough. I mean, we are at least 20-30 years behind the Yes. advanced countries. Yes. तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और अभी जो एक्सीलरेटर्स या इंक्यूबेटर्स हमारे पास हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो ये टेक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ है, जो कि उसमें अभी थोड़ा सा स्पेस है, क्योंकि अभी इस वक्त हर तरह के लोग इसमें आ रहे हैं जिनके पास कोई आइडिया है. उनकी वायबिलिटी आई एम नॉट श्योर कि कितनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं उनका सक्सेस नहीं देखी है अभी तक, और मे बी आई डोंट हैव दैट एनफ इंफॉर्मेशन. दूसरा मसला मुझे पाकिस्तान में लगता है, साइंस को लोग वैल्यू नहीं करते. आप बोलो पीएचडी करना कंप्यूटर साइंस में या इवन किसी भी, ओ नहीं हमें तो वैसे भी सब काम हो जाते हैं अंडरग्रेड की डिग्री के बाद, डिप्लोमा से भी. यस, बट यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ एनी कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल एआई एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. वो सब समझ रहे हैं हम एआई कर रहे हैं. नो, यू आर नॉट डूइंग एआई. अभी आप बहुत पीछे हो. एआई की रियलाइजेशन इज अ ड्रीम. इवन यूरोप में इज अ ड्रीम राइट नाउ. तो जब मैं किसी से बात करती हूँ वहाँ पे जो इनक्यूबेटर्स चला रहे हैं, डिफरेंट आर्ट्स की डिग्री ले लेके जो है स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस ये सब, आई डोंट माइंड दैट, but at least respect the people who know their science. You're not respecting them. You're just saying क्या रे पीएचडी से क्या रखा है, पढ़ फिरा हुआ दिमाग ये वो. This is a wrong attitude. ओके, अब हम चूंकि वो अडल्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमें वही जो हम बचपन में कहते थे यूनिवर्सिटीज में, ये आ गए प्रोफेसर, अब इन्होंने हमें खराब करना है फिर तो दैट एक हमारा जनरल जो एजुकेशन. लेकिन इस वक्त जो आपने एक और डिस्कशन छेड़ दी है, मैं उसकी डेप्थ उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो फिर हम टॉपिक से ऑफ हो जाएंगे. लेकिन चूंकि आपने टच कर दिया है, तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, जस्ट योर क्विक फीडबैक ऑन इट. इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, वो ये है कि होम एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन. ठीक है. Okay. अब जो बात आप जो कह रही हैं उसमें मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि जो होम एजुकेशन और गिग इकोनॉमी है, ये दोनों जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करते जिसकी बात आप आगे कर रही हैं, क्योंकि वो एक पूरी चेन है जो कि शायद स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी और फिर उससे होकर आती है. क्या ऐसा है कि या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है? नहीं, मैं वो एक डिफरेंट डिबेट है. जो आप कह रहे हैं ना, वो ड्रॉप आउट कल्चर है. हाँ. ड्रॉप आउट कल्चर इज रॉन्ग. ड्रॉप आउट कल्चर इज अ स्कैम. नो, आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जरूरत है. एट द सेम टाइम आपकी जो अपनी इंटरेस्ट हैं, होम में बैठ के आप स्टडी करें. जाहिर है हर चीज़ आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगी. यूनिवर्सिटीज आपको एक बेसिक जो इंडस्ट्री में जैसे एक कार प्रोड्यूस होती है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, उससे तो गुजार देगी. तो बेसिक्स तो आपकी ठीक हो जाएंगी. लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सेल, इफ़ यू वांट अ स्पेशलाइजेशन, आपका अपना कोई इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको शेक्सपियर पसंद है, तो आप पढ़ें घर में बैठ के, आप उससे कुछ फिलोसफिकल कुछ आइडियाज एक्सट्रैक्ट करें. बहुत सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में भी जो पीएचडीज हैं, दे आर नॉट ओनली अबाउट के हम बैठ के यूनिवर्सिटी जो हमें सिखा रही है या यूनिवर्सिटी. इनफैक्ट पीएचडी इज ऑल, पीएचडी में तो कोई फॉर्मल कोर्सेज भी नहीं होते. यूरोप के अंदर मैंने 4 साल की पीएचडी की है, एक क्लास नहीं ली है पूरे 4 साल में. ओके. इट्स ऑल रिसर्च. घर पे बैठ के भी हो सकती है. आप पेपर्स पढ़ें, आप आइडियाज पे काम करें, आप डिस्कशंस करें, साइंटिस्ट से मिलें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें. हमारे यहाँ पता ही नहीं है लोगों को पीएचडी है क्या. लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एंड तक क्लासेस लेना. नो, वो सिर्फ मास्टर्स की हद तक होता है. उसके बाद जो एरिया आता है ना, दैट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ योर ओन ब्रेन, लाइक योर ओन आइडियाज. आप उसमें मूक्स के पास जाएं, लाइक कोर्सेरा से स्टडी करें, ऑडेसिटी से स्टडी करें, कहीं से भी स्टडी करें, अपना खुद का कोई आइडिया लेकर आए. पीएचडी इज ऑल अबाउट. एक प्रोफेसर है मैथ्यू माइट, वो प्रिसिशन मेडिसिन में काम करता है, बट उसका एरिया ओरिजिनली प्रिसिशन मेडिसिन नहीं था. हुआ क्या, उसके बेटे को एक डिजीज हो गई थी जब वो 2 साल का था. तो वो पूरी स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं आपको बाद में सेंड भी कर सकती हूँ. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. हाँ, तो वो 2 साल का जब था ना, तो तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखा दिखा के वो थक गया.
बट नहीं डिस्कवर कर पाया कोई। फिर उसने अपने बेटे के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स का डेटा है वो खुद लिया और पेरेंट्स को सर्च किया जिनकी सेम कंडीशन थी। फिर उसने वो सारा कंप्यूटर में फीड करके जेनेटिक कोड, डीएनए वगैरह सब डाल के उसको स्टडी किया कि ये इस चीज का बीमारी का नाम है और इसको ऐसे इन मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। उसने रिसर्च पेपर्स के अंदर छान छान के सब कुछ निकाला। एंड जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 2 साल और जिएगा, वो 12 साल तक जिया। अभी रिसेंटली उसके बेटे की डेथ हुई है, 12 साल ओके। तक वो जिया। बट इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। वो प्रोफेसर है वहां पे। I ओके। don't remember the university, but this is the kind of stuff that a PhD will help you to do. Unfortunately, पाकिस्तान में PhD करने वाले भी जो है सिर्फ टीचिंग की तरफ रह गए हैं या सिर्फ जो हाँ, है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, यू आर राइट। देखिए, हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हैं और हम पाकिस्तान में हैं और आई एम श्योर कि आपके यहाँ एक डिफरेंट उसमें तो एक जो डिस्कशन है वो टेक्नोलॉजी की, वो ये इस चीज़ के बगैर कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके थ्रेट्स टू मैनकाइंड जो है वो क्या है। इसमें आपका इसमें क्या कहना है? मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था एथिकल एआई पे, आई यूनिवर्सिटी है स्पेन की। उन्होंने ये मेंशन किया था, उन्होंने ये जो इवेंट मेंशन किया, उन्होंने 2-3 इवेंट्स उसमें मेंशन किए थे। उसमें से एक इवेंट जो उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा था कि चैटबॉट फेसबुक ने शुरू किया था टू डिस्कस अ डील एंड नेगोशिएट एन एग्रीमेंट, बट द प्रोग्राम वाज शट डाउन बाय द टेक जायंट सून आफ्टर द एआई रोबोट्स इन्वेंटेड देयर ओन लैंग्वेज। ये एक है। इसके अलावा मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन शायद एक और जो ट्विटर पे एक माइक्रोसॉफ्ट ने अकाउंट दिया था जिसको हमने शायद ह्यूमंस ने 6 घंटे में वो लैंग्वेज सिखा दी थी, जो कि वो हम आपस में भी नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजें हैं और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन उसने एक अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली, जो कि ये जिसका इन्होंने मेंशन किया। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 9 इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं एआई के सिलसिले में। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, एथिकल एआई एक और रैपिडली इवॉल्विंग एरिया है। ओके। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट के रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड, वो जो साईफाई में देखते हैं। नहीं, वो यस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके। इतने स्मार्ट नहीं होने वाले कभी भी मशीन्स। वो वाला एथिक, जब हम एथिक्स कहते हैं, हम ये नहीं कहते, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, एक पेपर मैंने रिव्यू कर रही थी, जो रियल एस्टेट एड्स आती हैं। तो उसमें उन रिसर्चर्स की फाइंडिंग ये थी कि जब कोई बंदा ऐसे एरिया से करता है जो, या कोई बंदा ब्लैक है, वो जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो उसको जो है ना एल्गोरिथम सिर्फ वो दिखा रहा था जो कि गरीब के ब्लैक एरियाज में है। लोकल कम्युनिटीज जो हैं, डाउन एग्जैक्टली। कम्युनिटीज। या ब्लैक कम्युनिटीज, या फॉर एग्जांपल यहाँ भी अगर मैं बहुत ज्यादा वैसे एरियाज का सर्च करूँ तो मुझे वो वाले दिखाता है जो ज्यादा क्राइम ओरिएंटेड है। तो ये एथिक्स के खिलाफ है, ये चीजें एथिकल एआई में आती हैं। अभी एक और रिसर्चर है, इसको अभी रिसेंटली फायर किया है गूगल ने, डोंट नो द नेम, या टिमिट गेब्रू, आप सर्च करके देखिएगा। उसने क्या किया, शी वांटेड टू पब्लिश अ पेपर ऑन एथिकल एआई। उसमें कुछ गूगल के कॉर्पोरेट सीक्रेट्स थे कि गूगल एथिक्स को, एल्गोरिथम की एथिक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो शी वाज नॉट अलाउड टू पब्लिश दैट पेपर एंड उसको फायर कर दिया गया। अभी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ऑल ओवर ट्विटर। तो एथिकल एआई इज़ अ टॉपिक जो अगेन और ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इन सब से कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है। तो ये इतना इजी नहीं है। इसी तरह से जो एल्गोरिथम्स होते हैं, तो कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमेशा ब्लैक लोगों को क्रिमिनल डिटेक्ट करते हैं। आप उसको जैसे पुलिस फोर्सेस यूएसए में या डिफरेंट जगहों पे यूज करती हैं एल्गोरिथम्स टू डिटेक्ट के किसी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने का चांस कितना है। तो अगर कलर ब्लैक होगा तो वो बहुत ज्यादा हाई उस बन जाता है। तो दिस इज समथिंग जो इथिक्स के खिलाफ है एआई के, बिकॉज आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आपका एल्गोरिथम रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ये है एथिकल है। ये नहीं है कि द वर्ल्ड विल बी टेकन ओवर बाय रोबोट्स और मशीन्स। ऐसा ऐसा नहीं होने वाला। ये सब साईफाई में दिखाने के लिए अच्छा है। चले, ये काफी जो है वो अच्छी थॉट्स हैं और हम बहुत सारे लोगों के लिए ये एक
वो कंफर्टिंग भी होंगी कि भाई ठीक है अभी कम से कम ऐसा नहीं होने वाला, और एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर पे जहां तक इस वक्त है उसमें इस तरह के चांसेस बहुत कम है। शुक्रिया अर्जुमन आपके टाइम का, और इतनी सारी अच्छी बातें करने का, और जो है हमें पाकिस्तान में जो है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया हमें एक चीज़ का अंदाज़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ब्राइट माइंड जो हैं वो दुनिया में बैठे हुए, और एट सम पॉइंट इन टाइम दे हैव ट्राइड कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ काम करने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैं 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें लोग क्रिप्टोग्राफी और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर की जो हमारा हायर एंड है, वॉट एवर बी द रीजन, पॉलिटिकल रीजन है, उसकी तरफ से उन्हें जवाब नहीं मिला, एंड दे हैव इवेंचुअली ईदर लेफ्ट द कंट्री और प्रिया के वो आगे बाहर बैठे हुए। आई डू सी कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। जितने पाकिस्तानी बाहर होंगे अच्छी पोस्ट पे, वो उतना ही बैक होम जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, बैक होम लोगों को गाइड कर सकते हैं, और हमारे लिए जो है वो फ्यूचर में स्पेस बन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि अब इंडिया इतनी ज़्यादा तादाद में है तो वो हर जगह पे उनके लोग वो मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल आपकी अलायंस होती है कि भाई एक नेचुरल आपका ये भी होता है कि हाँ यार ये हमारी कंट्री से है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया अर्जुमन आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू। शुक्रिया।